जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी और एनसीबी के जॉइंट ऑपरेशन में सीज किया गया अभी तक का सबसे बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स। मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। जानिए क्यों गगनयान मिशन की टीम में कोई भी विमेन पायलट नहीं है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और जर्मनी कंडक्ट करेंगे जॉइंट एक्सरसाइज और फ्रेंच आर्मी चीफ ने विटनेस की पिनाका रॉकेट्स और भारत के स्वदेशी टाटा लाइटिंग सिस्टम्स की फायर पावर। समुद्र में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कोऑर्डिनेशन के साथ इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था और इस ऑपरेशन के दौरान एक सस्पिशियस बोट को पकड़ा गया है और इस बोट से 3,300 किलोग्राम तक के नार्कोटिक्स को रिकवर किया गया, जिसमें लगभग 3,089 किलोग्राम तक का चरस है, 158 किलोग्राम तक का मेथाम्फेटामिन और 25 किलोग्राम तक का मॉर्फिन है और यह हाल ही के समय में सीज किया गया अभी तक का सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी का नार्कोटिक्स है। और इंडियन नेवी के मुताबिक इतनी बड़ी क्वांटिटी में इन ड्रग्स का जो सीजर है वो इंडियन नेवी के मिशन डिप्लॉयड एसेट्स और एनसीबी के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ ही पॉसिबल हो पाया है। बाकी नार्कोटिक्स के साथ जो बोट के क्रू मेंबर्स पकड़े गए तो उन्हें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बाकी के इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंडओवर कर दिया गया। और इस ऑपरेशन के दौरान सर्विलियंस मिशन पर डिप्लॉयड इंडियन नेवी के PATI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की मदद से जरूरी इनपुट्स प्राप्त किए गए थे और फिर उन्हीं इनपुट्स के आधार पर इस सस्पिशियस बोट को पकड़ने के लिए इंडियन नेवी की मिशन डिप्लॉयड वॉरशिप को डाइवर्ट किया गया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है कि कल 27 फरवरी को बर्लिन में भारत और जर्मनी की हाई डिफेंस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी और इस मीटिंग को भारत की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने जी ने रिप्रेजेंट किया था। इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई अलग अलग रेंज के बायलैटरल सिक्योरिटी और डिफेंस इश्यूज को डिस्कस किया गया, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से डिफेंस कोऑपरेशन को विकसित करने पर फोकस किया गया। और इस दौरान इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और जर्मनी के बीच जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। और जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान डिफेंस सेक्टर में हाई टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन को लेकर भी खास तौर पर फोकस किया गया। वैसे आपको रिमाइंड करा दें कि इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के लिए जर्मनी भारत के साथ सबमरीन डील को पॉसिबल बनाने के लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के लिए पुश कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के कोऑर्डिनेशन के साथ बीकानेर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम है विक्रम सिंह और इस पर आरोप है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का काम कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम सिंह बीकानेर में आर्मी कैंटीन में काम करता था और एक काफ़ी लंबे समय से बीकानेर के महाजन एरिया में जो आर्मी कैंटीन है वहाँ पे काम कर रहा था। और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि एजेंसी इस एरिया में ISI की एक्टिविटीज़ पर सर्विलेंस कर रही है और एजेंसीज के इसी सर्विलेंस ऑपरेशन के दौरान ये पाया गया कि जो विक्रम सिंह है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हैंडलर के साथ लगातार कम्युनिकेशन में है और फिर इस पर शक होने के बाद इसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया गया और फिर ये भी सामने आया कि विक्रम सिंह ISI की फीमेल एजेंट के द्वारा हनी ट्रैप किया गया और फिर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस पाकिस्तानी फीमेल एजेंट के साथ कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी और विक्रम सिंह के द्वारा आर्मी एरियाज के कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसमें उस एरिया की फोटोग्राफ्स, लोकेशंस, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज की कुछ वीडियोस और यहाँ तक कि यूनिट्स और ऑफिसर्स की कुछ डिटेल्स भी शामिल हैं। बाकी विक्रम सिंह के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923 के तहत केस दर्ज किया गया। तो जैसा कि कल भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गगनयान मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स के नाम का खुलासा किया, जो कि हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। लेकिन फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी क्वेरीज आई जो कि हमने भी अपने कमेंट सेक्शन में देखी थी कि इस गगनयान मिशन की टीम में कोई भी वुमेन फाइटर पायलट क्यों नहीं है। तो इस क्वेरी का जो आंसर है ये अलग अलग मीडिया सोर्सेज के हवाले से सामने आया है, जिसमें क्लियर किया गया कि गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को चुनने की एक खास प्रोसेस थी। जो स्पेस मिशन होते हैं उनमें खास तौर पर फाइटर जेट के पायलट्स को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उनके पास मैक 2 से भी ज़्यादा की रफ्तार और हाई G फोर्स में ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से स्पेस मिशंस के लिए फाइटर जेट के पायलट्स को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन स्पेस मिशंस को परफॉर्म करने के लिए केवल फाइटर जेट पायलट होना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने कुछ खास पैरामीटर सेट करके रखे हुए हैं, जिसमें आपको फाइटर पायलट के साथ साथ टेस्ट पायलट होना भी जरूरी है। और ये सीधी सी बात है कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में विमेन फाइटर पायलट्स का इंडक्शन 2017 से पहले नहीं था और ये 2017-18 के बाद से देखने को मिला है। तो ये ऑब्वियस है कि इंडियन एयरफोर्स में कोई भी विमेन फाइटर पायलट नहीं है जिसने स्पेस मिशन के लिए जो फ्लाइंग आवर्स का क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है उसको कंप्लीट किया हो, और उनका जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है तो वो चुने गए पायलट्स की तुलना में बेहद ही कम है। बाकी इस बात में कोई डाउट नहीं कि आने वाले समय में जो भारत के स्पेस मिशन होंगे तो उसमें हमें वुमेन एस्ट्रोनॉट्स भी देखने को मिलेंगी। और जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर का भी कहना है कि भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम में निश्चित रूप से विमेन का फ्यूचर है, क्योंकि इसरो जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है, यहाँ पे केवल टैलेंट मैटर करता है।
और इससे पहले भी जो भारतीय स्पेस में गए थे विंग कमांडर राकेश शर्मा और एयर कमांडर रवीश मल्होत्रा, तो ये दोनों ही टेस्ट पायलट और फाइटर पायलट थे। और इस गगनयान मिशन के लिए भी जो चारों पायलट्स चुने गए हैं तो वो भी हाईली क्वालिफाइड फाइटर जेट पायलट और टेस्ट पायलट दोनों हैं। और एक टेस्ट पायलट बनने के लिए भी आपको बहुत सारे क्राइटेरिया पार करने पड़ते हैं। पहले तो इसके लिए जो फ्लाइंग आवर्स सेट करके रखे हुए हैं उसको कंप्लीट करना होगा, फिर इसका एक एग्जाम होता है, फिर वाइवा भी होता है और कुछ फ्लाइंग स्किल्स के आधार पर भी जज किया जाता है। और फिर जिसके बाद टेस्ट पायलट के तौर पर इंडक्ट करने से पहले पायलट्स की 6 महीनों की स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। बाकी जो गगनयान मिशन के लिए पायलट चुने गए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको बताए थे। इनमें से जो ग्रुप कैप्टन नायर हैं तो वो कैटेगरी ए के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, टेस्ट पायलट हैं जिनके पास लगभग 3000 घंटे का कमाल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। और इन्होंने कई अलग अलग रेंज के एयरक्राफ्ट जैसे कि Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, हॉक, डॉर्नियर, AN-32 इन सभी को उड़ाया है और ये Su-30 स्क्वाड्रन को भी कमांड कर चुके हैं। वहीं जो ग्रुप कैप्टन कृष्णन हैं वो 2003 में कमीशन हुए थे और वे एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, टेस्ट पायलट हैं और उनके पास 2900 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। और इन्होंने भी Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जैगवार, डॉर्नियर, AN-32 इन एयरक्राफ्ट को उड़ाया है। इनके बाद ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, तो ये भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, टेस्ट पायलट हैं और इनके पास 2200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और इन्होंने भी इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में कई अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ाया है। वहीं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला के पास लगभग 2000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और ये एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट है। आज 28 फरवरी को इंडियन नेवी के लिए बनाई गई चौथी एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज को लॉन्च कर दिया गया है, जिसे MSME सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 11 बार्ज बनाई जानी है। इन बार्ज को रेलिवेंट नेवल रूल्स के अंडर ही स्वदेशी तौर पर डिजाइन और बिल्ड किया गया है और डिजाइन स्टेज के दौरान इनकी जो मॉडल टेस्टिंग है वो विशाखापट्टनम में स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी में परफॉर्म की गई थी। बाकी इसके अलावा जैसे कि कानपुर में अडानी ग्रुप द्वारा साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कर दिया गया है, जहां पे स्मॉल कैलिबर से लेकर लार्ज कैलिबर तक एम्यूनिशंस की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मिसाइल्स को भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। और जबकि इस फैसिलिटी में तो स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन की मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 150 मिलियन राउंड्स रोल आउट किए गए, जो कि अडानी ग्रुप के एस्टीमेट के मुताबिक ये भारत की एनुअल रिक्वायरमेंट का 25% है। और जबकि द प्रिंट के साथ बात करते हुए अडानी ग्रुप के ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि उनका जो फोकस है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, रोटरी प्लेटफॉर्म्स और एयरक्राफ्ट सर्विसेज के अलावा ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस सॉल्यूशंस, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स और म्यूनिशंस में भी है। और उनकी कंपनी के एजेंडा में शामिल है इंडियन आर्म फोर्सेस की इमीडिएट नीड्स को पूरा करना। इसके अलावा अडानी ग्रुप ग्राउंड और वाटर के लिए अनमैन सिस्टम्स को विकसित करने पर भी देख रहे हैं, जिसे नाम दिया गया UGV यानी कि अनमैन गाइडेड व्हीकल, और ये अंडर वाटर और सरफेस दोनों के लिए होंगे और अडानी डिफेंस के बड़े फोकस एरिया में से एक है। और कंपनी ऑफिशियल का यह भी कहना है कि उनका फोकस केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ही नहीं है, बल्कि उनका फोकस एक पर्याप्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को बिल्ड करने में भी है, ताकि हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का जो अगला फेस होगा उसे हम इन हाउस डेवलप करें। और इतना ही नहीं बल्कि द प्रिंट के साथ बातचीत में उन्होंने एक क्वेरी का भी रिस्पॉन्स दिया, जिसमें अक्सर ये क्लेम किया जाता है कि अडानी ग्रुप जैसी जो कंपनीज है तो वो स्वदेशीकरण के नाम पर भारत में फॉरेन इक्विपमेंट को केवल असेंबल करती है। तो इसके रिस्पॉन्स में उनको ये कहना था कि कभी कभी लोग ये जाने बिना ही चिढ़ जाते हैं कि इंडस्ट्री एक्चुअल में फंक्शन कैसे करती है। और फिर जिसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए अगर आज मैं एक लैपटॉप बनाना चाहता हूँ और कल अचानक कोई पहले दिन कहेगा कि लैपटॉप बनाना था और 10वें दिन अडानी सिर्फ कीबोर्ड और स्क्रीन बना रहा है, जबकि मास्टर CPU अडानी का नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्थापित करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? और फिर उन्होंने ये कहा कि इस क्वेरी का उत्तर ये है, क्या मुझे ये बताइए कि पिछले 75 वर्षों में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर या बिग मैकेनिकल, बिग प्रिसिजन इंडस्ट्री कोई भी जो भारत में आई हो, आप मुझे दिखाइए। तो आप मुझ पर या देश पर एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन हमें भारत को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए और इस तरह की कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए इस रोड मैप से गुजरना पड़ेगा। भारत का जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है यानी कि RLV, तो वो पुष्पक के नाम से जाना जाएगा और ये RLV लॉन्च कॉस्ट को 80% तक कट करके इस स्पेस एक्सप्लोरेशन को और भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाएगा। इसके अलावा एक अपडेट है जिसमें आज बुधवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ताइवान के पास चीन के 11 नेवल वेसल्स को डिटेक्ट किया गया है, जो कि इस वर्ष ताइवान के पास डिटेक्ट की गई सबसे अधिक क्वांटिटी में चाइनीज़ वेसल्स हैं। और उन्हें 11 वेसल्स के अलावा 15 वॉर प्लेन्स और एक चाइनीज़ स्पाई बलून को भी डिटेक्ट किया गया है। और जब से चाइना की फिशिंग कम स्पाई बोट वाला इंसिडेंट हुआ है जिसमें ताइवान की अथॉरिटी से बचकर भाग रहे चीन के 2 जासूस भी पानी में डूब गए थे, तो उस इंसिडेंट के बाद से ताइवान के पास चीन की इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि पोखरन फील्ड फायरिंग रेंजेस में फ्रेंच आर्मी के प्रमुख ने भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की फायर पावर को विटनेस किया है। और इन पिनाका रॉकेट्स के साथ साथ भारत ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के टाटा लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम की साइलेंट प्रिसिशन स्ट्राइक को भी डिस्प्ले किया था।
इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि भारत सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर के 2 गुट, जिसमें से एक है सुमजी और दूसरा है भट्ट, तो इन दोनों को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है, क्योंकि ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं और कश्मीर में हिंसा, सेपरेटिज्म और आतंकवाद को बढ़ावा देने और फैलाने का काम कर रहे थे। तो इसलिए इन दोनों को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही पवन कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और बाकी तो आप जानते होंगे कि आज नेशनल साइंस डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि नेशनल साइंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर पाएं 50% डिस्काउंट। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।